Hello aspirants, welcome to Easy as Pie, the Hindu analysis. Today the date is 3rd June, so let's get started. फर्स्ट न्यूज़ इज़ विद रिस्पेक्ट टू लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड पे मैं आपको सेपरेट लेक्चर कराऊंगा इन मेंस 450 प्लस। ओके, वी विल डू इट सेपरेटली क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के भी चांसेस हैं। मैंने लास्ट ईयर भी कराया था बट लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम में नहीं आया, बट इस बार आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज़ यहाँ पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया रशिया में, ऑलमोस्ट उसके 40 बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। रिटेलिएशन में रशिया ने भी कीव पर अटैक किया, लेकिन साथ साथ टर्की जो कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के बीच में पीस हो सके, उसने एक डायरेक्ट टॉक करवाई थी एंड वहाँ पे नतीजा बस इतना निकला दैट बोथ दी कंट्रीज एग्रीड टू स्वैप 6,000 बॉडीज ऑफ सोल्जर्स किल्ड इन दी एक्शन। ओके, 3 साल हो चुके हैं इस वॉर को, जो रशिया क्लेम करता था कि हम 1 वीक में ख़त्म कर देंगे, बट हो नहीं पाया है। नो, यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दैट नाटो में एक प्रोविज़न है जिसके जिसके थ्रू ऑलमोस्ट 5 यूरोपियन कंट्रीज़ में यूएसए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करके रखता है। ओके, अब इसी तरह की चीज़ फ्रांस कर रहा है। फ्रांस ने कहा है कि हम अपना न्यूक्लियर शेयर करने को तैयार हैं एंड फ्रांस हैज़ ऑफर्ड अ कंप्लीट यूरोपियन न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ओके, तो ये चीज़ अब मानी जाएगी कि अगर फ्रांस ने कहा है कि हम बाकी कंट्रीज़ के साथ, यूरोप की बाकी कंट्रीज़ के साथ हम इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं आगे एंड इट इज़ रेडी टू डिप्लॉय इट्स न्यूक्लियर वेपन्स इन अदर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, यानी कि पूरी यूरोपियन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना चाहता है फ्रांस। अब ये फ्रांस यहाँ पर क्यों कर रहा है, इसकी कई वजह है। सबसे बड़ी वजह है ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने ये कंडीशन रखी थी दैट यूएस क्यों सिक्योरिटी गारंटी लेता है इन यूरोपियन कंट्रीज़ की। इनफैक्ट आपको याद होगा ड्यूरिंग हीज इलेक्शन कैंपेन ही इवन सेड दैट आई विल आस्क पुतिन टू अटैक ऑन दीज यूरोपियन कंट्रीज़। ओके, दे डोंट पे मी फॉर इंश्योरिंग देयर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ट्रंप ने डिमांड किया था दैट 2% ऑफ जीडीपी सभी यूरोपियन कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करें नाटो की मेंटेनेंस में, लेकिन कई कंट्रीज डिनाई करती हैं इस बात को। तो तब से यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया दैट हमें अपनी सिक्योरिटी को लेकर और ज़्यादा सॉवरेन होने की ज़रूरत है, हम यूएसए पर डिपेंड नहीं रह सकते, स्पेशली ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में। अब बात यहाँ पे ये आती है, क्या यूएन अलाउ करता है ये चीज़ कि आप दूसरी कंट्रीज़ में, नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ में अपने न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर सकें? इज़ इट पॉसिबल? यस। क्या इंडिया चाहे तो नेपाल और भूटान की बॉर्डर पे अपने न्यूक्लियर वेपन रख सकता है, उनकी टेरिटरी में रख सकता है, प्रोवाइडेड कि इसकी जो कंट्रोल रहे, कंट्रोल एंड कमांड, वो न्यूक्लियर स्टेट के हाथों में रहे। तो यहाँ पर नाटो ने 5 यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी इसमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय तो किए हैं, लेकिन जो कमांड है पूरा वो है यूएसए के पास, यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास वो कमांड है। सिर्फ वही ऑर्डर दे सकते हैं कि इस न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करना है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे अगर फ्रांस का ये काम होता है तो पावर फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यूएन की ट्रीटी यही कहती है दैट द कंट्रोल एंड द कमांड शुड बी इन हैंड्स ऑफ द न्यूक्लियर स्टेट। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया, न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ यूरोप। अब बस इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होगा कि रशिया हमेशा क्या कहता है कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए नाटो का। ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इज़ द प्रॉब्लम। अब अगर फ्रांस ये स्टेप लेता है और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज उसको एग्री करती हैं, तो इसको फिर से माना जाएगा एग्रेशन टुवर्ड्स रशिया, और फिर रशिया विल गो मोर बर्सक टुवर्ड्स ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़। ओके, तो ये पूरा मैटर है। टर्की के बारे में याद रखिएगा, इट इज़ अ नाटो मेंबर, लेकिन नाटो मेंबर होने के बाद भी इसने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज़ किया था अगेंस्ट दी दैट काट्सा एक्ट ऑफ यूएसए। ओके, तो इस तरीके से सिर्फ इशू समझने पे ध्यान दिया करो मोस्टली, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो आप वो इंटरेस्ट डेवलप करोगे जहाँ आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन ईजी लगेगी। अगर सिर्फ बुक लेकर पीडीएफ लेकर रट्टा मारने जाओगे तो नहीं होगा। चलो, लैंडस्लाइड हम लोग अलग से कवर करेंगे मेंस में। लैंडस्लाइड के रिस्पेक्ट में ना हम 2 अलग अलग चीज़ें जानेंगे। पहला हम जानेंगे हिमालयाज़ के बारे में, आखिर यहाँ पे लैंडस्लाइड क्या होता है, उसके नेचुरल रीजंस एंड उसी के एंथ्रोपोजेनिक रीज़न। फिर वेस्टर्न घाट्स हम लोग अलग से जानेंगे, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की टोपोग्राफी अलग है,
तो यहाँ पे नेचुरल रीजंस क्या हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक रीज़न क्या हैं। ओके ओके, इसके बाद गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, ऑल दोज प्लान एंड 5 पॉइंट अप्रोच, वो सब बातें हम मेजर्स में जानेंगे कॉमन फॉर बोथ द रीजन्स। ओके, अभी आगे चलते हैं। सेंटर नोटिफाइज गाइडलाइंस टू बूस्ट इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन। अब आपको याद होगा जब मोदी जी यूएसए गए थे, ओके, और एलॉन मस्क काफ़ी क्लोज था ट्रम्प के, तब ये बात निकल के आई थी कि टेस्ला ने एक बात तो क्लियर कर दी है दैट इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो पहली बात तो ये वहीं पे बता देता है कि इंडिया का इकोसिस्टम इतना है नहीं कि कोई यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे। जस्ट लुक एट चाइना, दे टेक जस्ट 59 मिनट्स टू मेक वन ईवी कार। ओके, दे आर मेकिंग 5 लाख ड्रोन्स एवरी ईयर। ओके, तो चाइना इज़ चाइना। इनफैक्ट कल उन्होंने एक और अचीवमेंट करके दिखाई दैट उन्होंने सिर्फ एआई एंड रोबोट्स, इनकी मदद से 158 किलोमीटर का रोड बिल्ड करके दिखाया विथ ज़ीरो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ओके, जस्ट रोबोटिक्स, चलो ठीक है, रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, ह्यूमन उनको कमांड कर रहा नहीं, लेकिन यहाँ पर एआई सारी गाइडेंस दे रहा था, कमांड कर रहा था, एंड दे हैव कंस्ट्रक्टेड दिस 158 किलोमीटर रोड। ओके, सो दैट इज़ चाइना। इंडिया कहीं स्टैंड नहीं करता, हम लोग सिर्फ अपने मन से विश्वगुरु हैं और कुछ नहीं। एनीवे, तो सेंटर ने यहाँ पे गाइडलाइंस नोटिफाई की है और अब इसी के प्रेशर में आके इन्होंने ये अलाउ किया है कि ओके हम इंपोर्ट अलाउ करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंपोर्ट अलाउ किया जाएगा। अब ट्रम्प का एक और प्रेशर याद कीजिए कि आप इतना 100% से ज़्यादा टैरिफ कैसे लगा सकते हो। फिर मोदी जी थोड़ा सा प्रेशर में आए, उन्होंने कहा ओके इसको कम करके 15% कर देंगे। हालांकि ट्रम्प इस पर भी खुश नहीं है, बट एटलीस्ट इलॉन मस्क खुश है कि चलो ठीक है इतना ही सही। तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप लिया है अपना, इन दोनों प्रेशर के सामने झुकते हुए इंडिया ने अलाउ किया है दैट कार मेकर्स will be permitted to import up to 8,000 electric vehicles at a reduced duty rate of 15%, जो कि पहले 70 to 100% हुआ करती थी। बट इन्होंने साथ में 2 कंडीशंस रखी हैं ताकि ऐसा ना लगे कि इंडिया बहुत ज़्यादा झुका है इस मैटर में। फर्स्ट कंडीशन इज़ कि हम लोगों ने लिमिट लगाई है कि सिर्फ 8,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अलाउ किए जाएंगे, अब चाहे वो टेस्ला से इंपोर्ट कर लो या किसी और कंपनी के। ओके, दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इज़ कि ये कंपनीज़ जो इंपोर्ट कर रही हैं, टेस्ला की बात नहीं हो रही यहाँ पे, उन कार मेकर्स की बात हो रही है जो इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर दे हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 4,150 करोड़ इन लोकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग। ओके, और ये सारे रूल्स रहेंगे 5 साल के लिए। दे विल बी रिक्वायर्ड टू बिगिन ऑपरेशन विद इन 3 ईयर्स। 3 साल में आपको ऑपरेशन स्टार्ट कर देने होंगे लोकल मैन्युफैक्चरिंग के। एंड दे मस्ट मीट स्पेसिफाइड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, कि आप यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसमें से लोकली सोर्स कंटेंट कितना होगा। ऐसा ना हो कि आप फॉरेन से सारी चीज़ें ला रहे हो, यहाँ पे सिर्फ असेंबल कर रहे हो एंड यू आर शोइंग कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नहीं, लोकल कंटेंट कितना सोर्स कर रहे हो वो भी बताओ। हालांकि यहाँ पे मिनिस्टर खुद इस बात को कह रहे हैं, एच.डी. कुमारस्वामी, दैट ग्लोबल ईवी जायंट टेस्ला is not interested in manufacturing cars in India. Center has allowed brownfield investment following protest from the domestic manufacturers. अब यहाँ पे नई कंपनी आके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाए अगर, तो फिर यहाँ के जो ऑलरेडी लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये लगता है कि हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फिर सरकार ने कहा ओके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स अलाउ नहीं करेंगे, ब्राउनफील्ड में करेंगे। ब्राउनफील्ड मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर उनमें कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो आके कर सकता है, लेकिन खुद का कोई नया ग्रीनफील्ड सेटअप नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट। ओके, तो ये 3-4 बातें हैं, बट अल्टीमेटली एक सिंपल सी बात है कि हमने लोअर कर दी है अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स। ओके, बट उन्हें इन्वेस्ट करना होगा डोमेस्टिक व्हीकल प्रोडक्शन में, ज़्यादा नहीं। अब ये लगता है आपको देखने में 4,000 करोड़ बहुत ज़्यादा है, बट जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसके हिसाब से वो उतना ज़्यादा नहीं होता। ओके, सो दैट वाज द सेकंड न्यूज़ आर्टिकल। आगे चलते हैं हम। मैं एनजीटी पे आपको शॉर्ट नोट दे दूंगा, ठीक है, आप उसको पढ़ लेना अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो, और उसके नोट्स बना लेना, ठीक है। बाद में हम मेंस की जब बात करेंगे तब हम इसमें एनालाइज करेंगे इसकी आज तक की अचीवमेंट्स क्या रही हैं, इसकी फंक्शनिंग में और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, और इसको फर्दर कैसे हम और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इसका शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। इसका मैं आपको या तो इसी पीडीएफ के साथ दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अलग से पोस्ट कर दूंगा,
एनीवे दिस इज़ फर्स्ट टाइम जहाँ पे ट्रांसजेंडर कपल को पेरेंट्स का स्टेटस दिया गया है। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि पहले किसी एक को मदर के कॉलम में लिखना होता था, एक को फादर के कॉलम में लिखना होता था। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ये दोनों चीज़ हटाओ और दोनों के कॉलम के आगे से पेरेंट्स लिखा जाएगा, दैट्स इट। ओके, सो उसको कहीं यूज़ करना हो अगर तो कर लेना। ए न्यू बर्थ सर्टिफिकेट फॉर ए चाइल्ड बॉर्न टू स्टेट्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर पेरेंट्स टर्मिंग दैम पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ फादर एंड मदर। ठीक है, ये केरल हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। दो आई पर्सनली बिलीव जो ट्रम्प कहता है देर आर ओनली टू जेंडर्स, दैट्स इट। ये लेस्बियन, गे एंड ऑल दिस इज रबिश। एनीवे ये कोविड वोविड पे इतना मत पढ़ो, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जा सकता उसके बारे में ज़्यादा जानो मत। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आ सकता, सब सी केबल पर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। इसके बारे में हमें सिर्फ 2-3 बातें जाननी होगी क्योंकि अब सब कुछ आज वर्ल्ड में डेटा पे डिपेंड है, बैंडविड्थ मैटर करती है, ठीक है। तो और इतना डिजिटलाइजेशन और ये सारी बातें हम कर रहे हैं, तो क्या हमने इसको सिक्योर कर रखा है अपने सब सी केबल्स को, ठीक, उसी के रिस्पेक्ट में बात होगी। अच्छा, ये जो इंडिया यूएसए के बीच में इनिशिएटिव चलता था दैट इज़ आई सेट, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसी का एक सक्सेसर है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी फॉर रेजिलिएंट ओपन एंड यूनिफाइड सिक्योरिटी ट्रस्ट। ओके, तो इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं ऑन सबसी केबल्स। द नीड टू डाइवर्सिफाई एंड डी रिस्क टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स इज इंक्रीजिंगली वोलेटाइल वर्ल्ड। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी फॉर रेजिलिएंट ओपन एंड यूनिफाइड सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ आई सेट। देखिए, मैं कल भी लेक्चर में थोड़ा सा लेजीनेस आपको दिखी होगी, आज भी है, वो थोड़ा सा फीवर है कुछ दिनों से, इस चक्कर में हो रहा है। ओके, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको बिना इंटरेस्ट के पढ़ा रहा हूँ, नहीं, माई वॉइस इज़ एक्चुअली लो दिस टाइम, ओके। देर इज़ एक्चुअली बिट ऑफ वीकनेस इन द बॉडी, सो जस्ट बियर विद इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हमारे काम की क्या न्यूज़ है और क्या हमें याद रखना है। ओके, सब सी केबल्स दे आर इमर्जिंग एज ए एरिया ऑफ फोकस, क्यों? बिकॉज 95% ऑफ इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक ईदर कनेक्ट डायरेक्टली टू द यूज़र। अब ये जो केबल्स होती है या तो हम इन्हें डायरेक्टली यूज़र से लिंक कर देते हैं या फिर डेटा सेंटर से लिंक कर देते हैं दैट पावर द क्लाउड सर्विसेज एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सब सी पे ज़्यादा ध्यान जाने की वजह ये है क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे आपको पढ़ाया था, चाइना का एक और प्रोजेक्ट चलता है कॉल्ड एज डिजिटल सिल्क रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो चाइना आखिर इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से। तो इंडिया को भी यूएसए के साथ मिलकर इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। नो, इंडिया अमेरिका प्लेज टू डेवलप रेजिलिएंट सिक्योर सबसी सिस्टम दैट वुड सर्व एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड। क्योंकि हम लोग क्या है, पैसिफिक रीजन में या पूरे इस इंडियन ओशन रीजन में वी आर अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ओके, इंडिया होस्ट अराउंड 17 सबसी केबल्स, बट अगर आप देखोगे तो ये सिंगापुर से भी कम है। एंड सेम चीज़ लागू होती है फॉरेन सर्विसेज में। जितने सिंगापुर अकेले ने फॉरेन सर्विस डिप्लोमेट्स डिप्लॉय कर रखे हैं अपने, उससे कम कर रखे हैं हमने, जबकि हम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बताते हैं ग्लोबल में। ओके, सो जो लोग कहते भी हैं ना इंडिया में ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी है, ज़रूरत नहीं है इसकी, ऐसा नहीं है। हमसे बड़ी चाइना की भी है और हमसे बड़ी यूएसए की भी है, जबकि वो दोनों, यूएसए तो खासकर पूरा प्राइवेट ही चलता है ना, लेकिन फिर भी। ओके, तो हमने सही से अपनी मैन पावर डिप्लॉय भी नहीं की है। एनीवे, इंडिया होस्ट अराउंड 17 सबसी केबल्स विच इज़ लेस देन इवन सिंगापुर 26। हम बनना चाहते हैं यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी हब। अब अगर आप हमारी कोस्ट लाइन देखेंगे, अच्छा ये अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ थी, मैं उसको कराने वाला था आपको प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में, बट मैंने कराया नहीं, बट मैं करवाऊँगा वो लेक्चर। ओके, हम लोग कितने उसका स्केल यूज़ करते हैं उस हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कोस्ट लाइन होती है काफ़ी इस तरीके से इनंडेटेड होती है, जिस वजह से उसका कई बार चेंज होता रहता है मेजर। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो अभी नए मेथड से कोस्ट लाइन निकल के आई है वो आई है करीब 11,098 किलोमीटर। ओके, और अगर हम इंडिया के ओवरऑल बॉर्डर्स देखें तो कोस्ट लाइन अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 2/3, बाकी वो हिमालयाज़ वगैरह लैंड बॉर्डर्स हैं। येट 15 ऑफ द कंट्रीज 17 इंटरनेशनल सबसी केबल्स कन्वर्ज ऑन 6 किलोमीटर स्ट्रेच इन मुंबई। अब अगर इस 6 किलोमीटर के स्ट्रेच को फॉर वॉट एवर रीज़न, ठीक है, अटैक हो, टेररिस्ट अटैक हो, कंट्रीज वॉर हो, अगर आप यहाँ पे इस 6 किलोमीटर स्ट्रेच जो मुंबई में है तो इसको अगर डिस्ट्रॉय कर देते हो तो अच्छा खासा इंडिया का जो पूरा नेटवर्क सिस्टम है वो हॉल्ट पे आ सकता है। ओके, तो यहाँ से हमें एक बात तो समझ में आती है कि हमें इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है।
ओके, द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, the spread out network will also increase the redundancy मतलब the ability of network to reroute data across other links. ओके अगर हमारा नेटवर्क थोड़ा सा स्प्रेड आउट रहेगा तो ये ज़्यादा बेटर होगा। जैसे 2024 में जो हाउदी रेबल्स थे, रेड सी से जो केबल्स निकलती हैं, दी हाउदी रेबल्स एलिचली डैमेज द सबसी केबल इन द रेड सी। ओके, इस वजह से हमारे यहाँ भी काफ़ी चीज़ें रुक गई थी। ए की जंक्शन फॉर नियरली, इंडिया का अगर आप लोकेशन देखें तो इट इज़ ए की जंक्शन फॉर नियरली ऑल अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप एशिया सबमरीन केबल्स। इंडियाज बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 38%। और बैंडविड्थ कितनी इंपॉर्टेंट है यही बात मैंने आपको मेंस के एआई सैटेलाइट के लेक्चर में ही बताई थी। ओके, कि अगर वहीं लैब स्पेस में ही हमने लैब बना रखी, वहीं सारा डेटा एनालाइज हो जाए और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डेटा है काम का वो भेजा जाए ग्राउंड स्टेशन तक, तो ये हमारी बैंडविड्थ को भी सेव करेगा। तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम लोग इसमें? फर्स्ट, इंडिया मस्ट लोअर द एंट्री बैरियर्स फॉर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जगह से आपको क्लियरेंस लेने पड़ते हैं फॉर एनी बिजनेस, ऑलमोस्ट 50 क्लियरेंस लेना पड़ता है यहाँ पे मल्टीपल मिनिस्ट्रीज से। सेकेंड इज इंडिया कंटिन्यूज टू रिलाई ऑन फॉरेन फ्लैग केबल रिपेयर शिप्स। अब ये जो केबल रिपेयर शिप्स होती हैं ऑब्वियसली समुद्र में हैं तो हमें शिप्स के थ्रू ही जाना होगा। अधिकतर हम लोग रिलाई करते हैं सिंगापुर और दुबई पे। ओके, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा ले जाता है, कई बार वो अवेलेबल हैं कभी नहीं हैं। थर्ड इज अमेरिका ऑल्सो नीड टू स्टेप अप इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडो पैसिफिक। दिस इज द थर्ड वन। ओके, 3 हैं बस और कुछ नहीं। बट ओवरऑल इस पूरे आर्टिकल से अगर 2 चीज़ें सीखनी हो तो एक तो ये दिस ट्रस्ट इनिशिएटिव, सक्सेसर ऑफ ICET। ओके, सेकंड आपको जानना है इसमें दैट इंडिया को अपनी इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है थोड़ा। ठीक है, सिलेक्टेड नोट पर पूरा कनेक्टेड रहे तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। ओके, बस इतना ही। आप कभी एक पॉइंट लिखने का आया मौका तो आएगा, वरना नहीं। इंडिया स्ट्रेटेजिक आर्क मस्ट लीव पाकिस्तान बिहाइंड। अब इसमें ये निरुपमा रॉय जी ने लिखा है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमें जानना हो, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, सेंटेंस, जो मैं चाहूँगा आप एज इट इज़ याद रखें। चाइना पाकिस्तान एक्सिस इज़ नो कन्वेंशनल अलायंस but a transactional ante where China uses Pakistan as asymmetric lever against India. The challenge for India is to strategically decouple this partnership by treating China as systematic peer competitor and Pakistan as a tactical irritant. They cannot be allowed to merge into single strategic front in perception or in policy. यही राहुल गांधी ने उस टाइम कहा था पार्लियामेंट में, दैट इंडिया का सबसे पहला रोल होना चाहिए टू कीप पाकिस्तान एंड चाइना सेपरेट। ओके, इन्हें स्ट्रैटेजिक एलाइज मत बनने दो। अब वो कैसे रखना है वो डिप्लोमेसी की बात है, लेकिन हमें इन्हें एक सिंगल स्ट्रैटेजिक फ्रंट नहीं बनने देना है। ओके, तो ये सेंटेंस याद रखिएगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे, क्योंकि ये कोई कन्वेंशनल अलायंस नहीं है इनका। ठीक है, कि दोनों बहुत सेम है इसलिए दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ अलायंस है। नो, उनका अलायंस सिर्फ एक ही वजह से है, वो है एंटी इंडिया स्टांस। सेकेंड इज, यहाँ से एक बात और, दैट इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल्स। अब ये ट्राइंगल कौन कौन से होंगे? एक तरफ हमें फ्रांस एंड यूएई के साथ, दूसरी तरफ यूएस एंड जापान के साथ, और तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के साथ। सो वी मस्ट इन्वेस्ट इन स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल्स दैट रिफ्लेक्ट इट्स वाइडर एंगेजमेंट एंड डी वैल्यू पाकिस्तान सेंट्रलिटी। हमें वर्ल्ड के सामने ये रखना होगा दैट पाकिस्तान इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ओके, आप पाकिस्तान को सेंटर में रख के इंडिया के साथ डील मत कीजिए। एक टाइम था जब यूएसए प्रेसिडेंट जब भी आते थे एशिया, तो वो दोनों कंट्री विजिट करके जाते थे, इंडिया भी आएंगे पाकिस्तान भी आएंगे। ठीक है, वो हमेशा वर्ल्ड ने इंडिया के साथ पाकिस्तान को जोड़ के ही रखा है, और इंडिया को अब ज़रूरत है वो अपनी एनर्जी इस चीज़ में इन्वेस्ट करे कि पाकिस्तान एकदम डी वैल्यू करके रखो उसको, कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वही चाइना को समझाना है कि नो, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। They project India as the architect, the builder of forward-looking strategic arc, and not trapped in the legacy conflict. ओके, इंडिया ने खुद ही अपने आप को इतना लिंकअप करके रखा है पाकिस्तान के साथ कि जब भी बात होती है तो पाकिस्तान नाम आ ही जाता है। ओके, बट हमें ज़रूरत है फर्स्ट इस स्ट्रैटेजिक ट्राइंगल में इन्वेस्ट करने की। सेकेंड इज
ये प्रोजेक्ट करना है इंडिया को दैट वी आर बिल्डर ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजिक आर्क एंड नॉट ट्रैप्ड इन आर लेगेसी कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दो बॉक्सेस अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इनको यूज़ करने का आपको कई जगहों पे मौका मिलेगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो एटलीस्ट आप इंटरव्यू में अगर इस तरीके की बातें करते हो दैट शोज योर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। ओके, ले देकर आप बार बार अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हो तो वो तो 20-40 साल पहले वाले ब्यूरोक्रेट्स भी कर रहे थे। ओके, ये पॉइंट ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने आंसर में, दिस वन। ओके, हम आगे चलते हैं। मैं एफडीआई वाला इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। इनवर्ड एफडीआई चाहे जितनी भी आ रही हो, बट अगर हम नेट निकालें उसका यानी कि आउटगोइंग एफडीआई, तो वो ऑलमोस्ट नियरली ज़ीरो पे आ जाती है, 0.3% पे। ओके, तो इस वक्त इंडिया एफडीआई के फ्रंट पे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। प्रेजेंट रूल के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। 365 का काफ़ी मिसयूज़ भी हुआ है क्योंकि 365 ये कहता है कि अगर आप सेंटर की डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको हटाया जा सकता है, प्रेजेंट रूल लगाया जा सकता है। अब हुआ क्या कि शुरू के जो 40 साल रहा उसमें जुडिशरी ने इसमें इंटरफेयर किया नहीं कि प्रेसिडेंशियल रूल में हम इंटरफेयर करेंगे नहीं। बट उसके बाद आता है एसआर बमई केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात की क्योंकि अंबेडकर जी जब ये आर्टिकल लाए थे 356, उनका कहना था कि आई विश कि ये आर्टिकल कभी यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। बट हुआ ये कि इसी आर्टिकल को सबसे ज़्यादा यूज़ एंड मिसयूज़ किया गया बाय एवरीबडी, स्पेशली इंदिरा गांधी एंड नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन दोनों ने अच्छे से मिसयूज़ किया इसको। तो यहाँ पे एसआर बोमई केस आया था 1994 में दैट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेस्ट्रिक्ट करना शुरू किया। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस लगाई है वो जानते हैं। आर्टिकल 356 शुड बी इम्पोज्ड ओनली इन इवेंट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर। अब ऐसा नहीं है कि एक टाइम यूपी में बहुत क्राइम था, बिहार में बहुत क्राइम था, तो क्या वो एक्सक्यूज़ हो सकता था कि प्रेसिडेंट रूल लगा दें? नहीं। लेकिन इस वक्त मणिपुर में जो हालात है वो एक प्रॉपर एक्सक्यूज़ था क्योंकि ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, वहाँ जो वो अब कोई नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं रही है, वो सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है बहुत बड़ा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन तो इन्होंने यहाँ पे ये लगाई कि आप ये नॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की बातें पे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि गवर्नमेंट नहीं सस्टेन कर पा रही है, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं बना पा रही है। प्रेजेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड शुड नॉट बी मिसयूज फॉर पॉलिटिकल रीज़न। ठीक है, ये सेकंड, क्योंकि पॉलिटिकल रीज़न के लिए ही इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया था। इट फर्दर रूल्ड दैट टिल पार्लियामेंट अप्रूव्स द इम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट रूल द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड नॉट बी डिसॉल्व एंड कैन ओनली बी कैप्ट अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन। तो अभी मणिपुर की जो असेंबली है उसको सस्पेंड करके रखा गया है, अभी उसको डिसॉल्व नहीं किया गया है जब तक कि पार्लियामेंट इसको अप्रूव ना कर दे। ओके, इसका सबसे ज़्यादा आर्बिट्री यूज़ देखा गया था बिहार में 2005 में जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बनी थी न्यू एंड सोनिया गांधी वॉज हेल बेंट दैट बिहार में बहुत क्राइम है, ज़रूरत है यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल की। हालांकि जो उस टाइम अब्दुल कलाम साहब थे, ठीक है, वो उस टाइम रशिया में थे, वो जब ये साइन किया था उन्होंने, तो उस टाइम वो रशिया में थे एंड ही वॉज सेइंग कि वेट सम टाइम। बट मनमोहन सिंह को इंसिस्ट किया गया बार बार सोनिया गांधी की तरफ से कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप कन्विंस कीजिए प्रेसिडेंट को। और मनमोहन सिंह ने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, हमें ये करना ही होगा, और फिर रशिया से ही कलाम साहब ने इसको एग्री किया था। उत्तराखंड 2016 या अरुणाचल प्रदेश 2016, जो अरुणाचल का केस तो आपको पता ही है कि वहाँ पे सरकार उस पे बस कॉन्फिडेंस था नहीं, और उसके बाद फिर जो गवर्नर थे उन्होंने दूसरी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश भी नहीं की। ठीक है, उन्होंने सीधे अप्लाई कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया एंड वापस से जो असेंबली थी उसको रिवाइव किया। मणिपुर वॉज प्लेस्ड अंडर प्रेसिडेंट रूल इन February 25 ड्यू टू डेटेरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन एंड कॉन्सिक्वेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन दिस स्टेट, जो कि एन बीरेन सिंह ने रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद बात शुरू हुई थी। ओके, बाकी ये सब तो आपका लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। व्हाट वुड फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला मीन फॉर यूरोप, ये वही बात है जो मैंने आपको फ्रंट पेज पे समझा दी थी। यहाँ पे मैक्रोन ने कहा है दैट वी आर ओपन टू डायलॉग ऑन पोटेंशियली स्टेशनिंग न्यूक्लियर वेपन्स ऑन अदर यूरोपियन कंट्रीज। It aims to enhance EU's capacity to act independently in security and defense matter. ये बनाना चाहते हैं अब और ज़्यादा सॉवरिन यूरोप, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन ट्रम्प।
क्योंकि ट्रम्प का कहना है नाटो अलाइज शुड कंट्रीब्यूट 2% ऑफ जीडीपी इन डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट फॉर सिक्योरिटी गारंटीज, अदरवाइज यूएसए गारंटी नहीं देगा। सो व्हाट इज द न्यूक्लियर शेयरिंग मॉडल? इट इज़ द न्यूक्लियर वेपन स्टेट like France stationing nuclear weapons on the allied non-nuclear weapon state territories। ओके, तो यूएस ने भी यहाँ पे अपने B-61 टैक्टिकल न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स स्टेशन किए हुए हैं 5 नाटो स्टेट्स में, दैट इज़ बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड एंड टर्की। ओके, इवन टर्की में भी किया हुआ है, जबकि टर्की आजकल थोड़ा रशिया से क्लोज जा रहा है। इनफैक्ट ये जो टर्की में कल मीटिंग हुई है ना, वो सिर्फ अकेले टर्की की वजह से नहीं हो सकती। यूएसए स्पेशली मिस्टर ट्रम्प वो चाहते भी हैं कि ये डील हो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। अगर डायरेक्ट इनके साथ नहीं, पहले उन्होंने डायरेक्ट भी कोशिश की, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की गए भी थे, बट आर्ग्यूमेंट हो गया था दोनों के बीच। तो यूएसए का पूरा सपोर्ट है इसमें टर्की को कि इनके बीच में अगर डील हो सकती है तो करवाओ। ओके, बट प्रोवाइडेड कि इट रिटेन्स द लीगल ओनरशिप, यानी कि यूएसए जो है उसी की ओनरशिप में है वो न्यूक्लियर वेपन्स, चाहे वो जर्मनी में डिप्लॉय हो या इटली में या टर्की में। The legal ownership and custody of the warheads. The US President also retains the power to make the decision to use these weapons after NATO consultation. क्या ये डेटरेंस को बढ़ाएगा? See, Russia will view this as significant escalation, potentially leading to military technical measures. उसने नाटो को वॉर्न भी किया था अगेंस्ट ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, और उसी वजह से यूक्रेन वॉर हुई है पूरी। क्या इंटरनेशनल लॉ में ये लीगल है? यस। 1968 एनपीटी इज़ द प्राइमरी लीगल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आर्टिकल 1 कहता है द ट्रीटी प्रोहिबिट्स नॉन न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफरिंग न्यूक्लियर वेपन और कंट्रोल ओवर दैम, यानी कि न्यूक्लियर वेपन डायरेक्टली उस कंट्री को ट्रांसफ़र नहीं करना है और कंट्रोल भी उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो यहाँ पे यूएसए ने यही किया है कि हमने जो किया है या फ्रांस जो करने जा रहा है वो बिल्कुल एनपीटी कंप्लायंट है, बिकॉज देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ लीगल ओनरशिप और कंट्रोल इन दी पीस टाइम। ओके, कस्टडी यूएसए के पास ही रहती है। जापान न्यू एआई एक्ट, अब इसमें से हमसे पॉइंट्स उठाएंगे क्योंकि हमें नहीं जानना है जापान का क्या है, बट उससे पहले आपको मैंने ईयू का पढ़ाया था, ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी अपने यहाँ लेके आया था। तो उसमें वो उन्होंने अप्रोच लिया था रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है, अलग अलग टीयर में उन्होंने कैटेगरी बना दी थी। लेकिन जापान का यहाँ पे कहना है कि यार ये जो एआई है वो अभी एकदम नेसेंट स्टेज पर है, इसको इतनी जल्दी इसमें रुकावटें लगाना ठीक नहीं है। तो जापान ने मॉडल फॉलो किया है जिसमें वो रेगुलेटरी अप्रोच ऑलमोस्ट नील रख रहे हैं और आपको पूरी फ्रीडम है कि आप जैसे चाहें वैसे डेवलप कर सकते हैं इसको। ओके, क्योंकि उनका ये मानना है कि इनोवेशन तभी होता है जब रेगुलेशन कम होते हैं। अगर आप पहले रेगुलेशन लगा दोगे, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दोगे, नॉर्म्स लगा दोगे, तो वो डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। ओके, सो आप कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन का रिस्ट्रिक्टिव और यूएसए का लेजिस फेयर, मतलब एकदम फ्री, जो करना है करो, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जापान का एआई अप्रोच फॉल करता है। देखते हैं कौन सा बेटर साबित होता है। एम्बिशन क्या है? टू मेक एआई द फाउंडेशन ऑफ जापान्स इकोनॉमिक रिवाइवल एंड डिजिटल लीडरशिप। देखिए, पहले तो यूरोपियन यूनियन अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट लेके आया था 2024 में। इट वाज डिफाइंड बाय इट्स रेस्ट्रिक्टिव आर्किटेक्चर, ठीक है। यूरोप ने जो फॉलो किया वो रेस्ट्रिक्टिव आर्किटेक्चर था। वो क्लासीफाई करता है रिस्क को अलग अलग टीयर में, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल टू मिनिमल, एंड इट इम्पोज स्ट्रिक्ट लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन द डेवलपर्स, ठीक है। तो ये हैविली रेगुलेटेड है यूरोपियन यूनियन में। अगर आप वहाँ पे कंप्लाई नहीं करते हो तो आप पे पेनल्टीज़ भी लगेगी और रेगुलेटरी स्क्रूटिनी भी रहेगी। ये बात हो गई ईयू की। अब जापान का जो अप्रोच है वो फंडामेंटली डिफरेंट है। यहाँ पे उसका कहना है कि हमें इनोवेशन इनेबल करना है, वी नीड टू एनकरेज द कोलैबोरेशन एंड वी नीड टू फोस्टर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अब इसको आप एज इट इज़ यूज़ कीजिएगा इंडिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें भी यही करना है, एग्जैक्ट सेम। Okay, we need to enable the innovation, we need to encourage the collaboration and we need to foster international competitiveness. ओके, अब यहाँ पे इन्होंने एक और क्या किया है, इन्होंने बनाया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी। ये क्या करेगा, एक नेशनल लेवल पर बेसिक प्लान बनाएगा फॉर दी एआई, और ये कवर करेगा सारी चीज़ें। इट विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम फाउंडेशनल रिसर्च टू इंडस्ट्रियल डेप्लॉयमेंट
एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड पब्लिक एजुकेशन। और इन्होंने ये जो बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी, ये हेडक्वार्टर होगा अंडर द कैबिनेट। ओके, सीधे कैबिनेट के अंडर में ही बनाया है इन्होंने। तो ये भी हम लोग इंडिया में ये चीज़ भी हम रेकमेंड कर सकते हैं दैट दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप। हमें भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी हेडक्वार्टर बनाने की ज़रूरत है ताकि पूरी की पूरी रिसर्च को हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़ा सकें। जस्ट अ मिनट। हमें इन दूसरी कंट्री से कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने यहाँ सजेशन देने में कि हम AI को लेके किस तरह आगे बढ़ें। सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी हेडक्वार्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर अंडर द कैबिनेट इटसेल्फ। ओके, जो क्या करेगा, इट विल फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट ए नेशनल बेसिक प्लान फॉर AI which will be responsible for everything from the foundational research to the industrial deployment, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड पब्लिक एजुकेशन। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया कि हमें क्या एम है हमारा यहाँ पे। ठीक है, हमें करना क्या है। सेकेंड इज जैपनीज लॉ अवॉइड द ट्रैप ऑफ ओवर रेगुलेशन। अब ये इंडिया में हमेशा माना जाता है कि हमारे यहाँ जैसे एजुकेशन सेक्टर है बहुत टाइटली ओवर रेगुलेट है और उसी वजह से कभी हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना ज़्यादा इनोवेटिव हो नहीं पाया। ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट हम जो भी स्ट्रेटजी लेके चलें AI में, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि रेगुलेट करना ठीक है बट ओवर रेगुलेशन भी नहीं होना चाहिए बिकॉज ओवर रेगुलेशन किल्स द इनोवेशन। The state assume responsibility for facilitating research, creating shared infrastructure, supporting workforce development and ensuring transparency and ethical conduct of AI utilization। अब ये बात हमारे यहाँ भी उसी तरीके से लिखनी है आपको, बिल्कुल सेम टू सेम, दैट ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू फैसिलिटेट द रिसर्च। फैसिलिटेट मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, फैसिलिटेट यानी कि उनको गाइड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को कि किस में ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है, किस तरह की रिसर्च ज़्यादा प्रैक्टिकल यूटिलिटी रखेगी हमारे यहाँ। द स्टेट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैसिलिटेटिंग रिसर्च, क्रिएटिंग शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का वही एग्जांपल है जैसा मैं आपको कोचिंग के रिस्पेक्ट में देता हूँ कि अगर अलग अलग छोटे छोटे लोग स्टार्टअप चल रहे हैं तो सब लोग तो डिजिटल बोर्ड नहीं परचेज़ कर सकते ना, तो एक जैसे किसी ने कॉमन बना दिया और वहाँ पे बस आप जा रहे हो, जैसे कैफ़े में जाते हो 1 आवर यूज़ कर रहे हो, अपना लेक्चर बना रहे हो और पैसे देके आ जाते हो। ठीक है, दैट इज़ काइंड ऑफ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज इनको अपने अपने रिसर्च सेंटर ना बनाने पड़े, प्राइवेट वालों को भी सबको अपने रिसर्च सेंटर ना बनाने पड़े। तो एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है गवर्नमेंट। सपोर्ट वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग, जैसे वर्कफोर्स डेवलपमेंट हम लोग लेके आए ना वो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रधानमंत्री की, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ AI यूटिलाइजेशन। तो इस पॉइंट को भी हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे और एक इस पॉइंट को यूज़ करेंगे, दिस वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी। और सेकेंड ये अवॉइड द ओवर रेगुलेशन एंड दिस विल बी द थर्ड कि स्टेट का रोल क्या होना चाहिए इसमें। ओके, ये जो मॉडल है ये दो चीज़ें एज्यूम करके चल रहा है दैट द इनोवेशन इकोसिस्टम थ्राइव बेटर इन द एब्सेंस ऑफ रिजिड रेगुलेटरी बर्डन्स एंड सेकेंड इज कि इंडस्ट्री जो है वो वॉलेंटरली कॉपरेट करेगी, वो मिसयूज़ नहीं करेगी इसकी। इट कैन इफेक्टिवली मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद मिसयूज़ ऑफ AI। तो यहाँ पे जापान का जो मॉडल है उसमें रिस्क तो बहुत ज़्यादा है बट वो ये दो चीज़ें एज्यूम करके चल रहा है कि इससे डेवलपमेंट अच्छा होगा, इकोसिस्टम थ्राइव करेगा और वॉलेंटरीली ही ये लोग कॉपरेट करेंगे और मिसयूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एजम्पशन कितना सही साबित होता है या कितना गलत ये तो टाइम बताएगा। इट बिल्ड ऑन इनोवेशन फर्स्ट, ठीक है, नॉट रेगुलेशन। EU क्या कर रहा है, रेगुलेशन फर्स्ट। जापान क्या कर रहा है, इनोवेशन फर्स्ट इकोसिस्टम वेयर AI डेवलपमेंट कैन प्रोग्रेस अक्रॉस सेक्टर्स without being prematurely constrained by legal ambiguity or bureaucratic friction। अब जापान के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं तो हमारे लिए भी कुछ कुछ वैसे ही हैं। श्रिंकिंग वर्कफोर्स वाला चैलेंज हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन इन एडवांस टेक्नोलॉजीज ये हम पे भी लागू होता है एंड वी नीड टू स्टिमुलेट दी डोमेस्टिक इनोवेशन। अभी डोमेस्टिक इनोवेशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए चाइना बना था 2010 में $4 ट्रिलियन इकॉनमी, क्योंकि इंडिया क्लेम कर रहा है कि हम भी अब बन गए हैं 4 ट्रिलियन, और चाइना को यहाँ से 4 ट्रिलियन से आज ऑलमोस्ट 12 ट्रिलियन तक आने में सिर्फ 15 साल लगे हैं मुश्किल से।
ओके, तो यहाँ से उसने एक लीप जंप लिया है, और ये जो इसने लीप जंप लिया है ना, ये लिया है थ्रू इट्स इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड यू कैन से कि हाई क्वालिटी, और यू कैन से द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो हमें भी ये लीप फ्रॉग ही मारना होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ 4 से धीरे धीरे डबल होंगे और फिर डबल होंगे, नहीं हो पाएंगे ऐसे। जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है वो नहीं होगा। तो ये हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है दैट वी ऑल्सो नीड टू स्टिमुलेट डोमेस्टिक इनोवेशन एंड ग्लोबल कंपटीशन तो आ ही रहा है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में खासकर। ओके, हम आगे चलते हैं। अब वहाँ से सिर्फ 3-4 पॉइंट्स थे जो हमने हमारे काम के ले लिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं अबाउट द एविएशन सेक्टर, ये सब इनकी जनरल मीटिंग होती रहती है। यहाँ से सिर्फ हमारे काम का फैक्ट है कुछ। फर्स्ट इज़ यू नो कि जैसे हमने प्लेन वगैरह है हमारे पास, सुखोई वगैरह, तो ये प्लेन वर्ल्ड में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के पास हैं, लेकिन सबके और इन सबका मेंटेनेंस भी चाहिए टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस, इस तरीके की हब बनाए जाते हैं ताकि ये प्लेन्स वगैरह अपनी सर्विसिंग, अपनी रिफर्बिशिंग के लिए आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से प्लेन खरीदने पे ध्यान देना चाहिए, एमआरओ सेक्टर को भी डेवलप करना ज़रूरी होता है, डिफेंस के प्लेन भी और सिविलियन प्लेन्स भी। तो यहाँ पे इंडिया हैज़ सेट अ गोल टू इस्टेब्लिश $4 बिलियन एमआरओ हब बाय 2030। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। ठीक, क्योंकि ये भी जॉब्स क्रिएट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट करता है। हमने अलाउ कर दी है 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट, जीएसटी रिडक्शन एंड टैक्स रैशनलाइजेशन मेजर्स फॉर दिस एमआरओ सेक्टर। एंड थर्ड इज़ कि इंडिया में इस वक्त 24 करोड़ पैसेंजर्स यूज़ कर रहे हैं एविएशन सेक्टर को, और इट मे रीच टू 550 करोड़ पैसेंजर एनुअली बाय 2030। ओके, मतलब इन शॉर्ट यू कैन रिमेंबर जस्ट कि ये डबल हो जाएगा 2030 तक। ओपन स्काईज एग्रीमेंट, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड एडवोकेटेड फॉर ए मोर कनेक्टेड एंड एक्सेसिबल एविएशन नेटवर्क। ठीक है, बस ये है कि ये हमारा विजन है और कुछ नहीं, उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। इंडिया पैराग्वे कैन स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज। अब देखो इसमें कुछ इतना काम का नहीं है, बट द थिंग इज़ कि जब भी इस तरह से कोई कंट्री आए ना, प्लीज़ इसकी मैप लोकेशन देख लिया करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार आपको एक क्वेश्चन आया था ना एंडिस माउंटेन का लेकर, कि कौन सी कंट्रीज़ इसको टच करती हैं, तो उसमें सिर्फ एक ब्राज़ील थी, एक ये पैराग्वे था जो कि दूर है, बाकी सारी कंट्रीज उससे टच कर रही थी लगभग जितनी हैं कॉन्टिनेंट में। तो जब भी इस तरह की कोई कंट्री आती तो प्लीज़ उसकी मैप लोकेशन देख लिया करो। और अब इनके साथ हमारा ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, वही बोल बच्चन लिखेंगे कॉमन वाले, डिजिटल टेक्नोलॉजी में कॉपरेट करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स में कॉपरेट करेंगे, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, डिफेंस, रेलवेज एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरह हर कंट्री को याद नहीं किया जाता है, कुछ बेसिक पॉइंट ऐसे होते हैं जो सब जगह यूज़ हो जाते हैं। डी एडिक्शन सेंटर, इस पर मैंने 450+ में आपको पूरा लेक्चर बना के दिया था ड्रग्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए जिनको कहा जाता है गैप डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर्स नहीं बने हुए हैं और इसमें हमें बनाने की ज़रूरत है। और मैंने आपके साथ पढ़ाया था नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। ओके, तो ये आप मेंस 450 का वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा और फिर कीप ऑन अपडेटिंग टाइम टू टाइम। गैप डिस्ट्रिक्ट्स, दोज दैट करेंटली हैव नो सेंट्रली सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रीट द रिहेबिलिटेट पीपल। और इसी के लिए गवर्नमेंट एक बार फिर से सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री एक फ्रेश राउंड करवाने वाली है नेशनल लेवल पे सर्वे टू इस्टेब्लिश द एक्सटेंट एंड द पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज़। बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इवन हमारे इंदौर में भी बहुत ईज़िली आपको गांजा मिल जाएगा। चलो, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन को लेके यहाँ पे इनका कहना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर आर बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस, बट अगर हम कम्युनिटी लेवल पे जाएं और फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं तो वहाँ पर उतनी अच्छी प्रिपरेशन हमें दिखती नहीं है। इन दोनों पे मैं आपको एक शॉर्ट नोट दे दूँगा, अलग अलग टाइप की डायबिटीज़ होती हैं और हाइपरटेंशन इसी PDF में इंक्लूड कर दूँगा या फिर अलग से टेलीग्राम पे डाल देंगे। ओके, सो हमें करना क्या है इसके लिए? We need to ensure the availability of adequate human resource, first thing. Second is uninterrupted supply of essential medicine, second. And third is program managers for all public health facilities. बस ये 3 चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है और कुछ नहीं है। यहाँ पे परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है, उस दिन मैंने आपको IIP और PMI इन दोनों में डिफरेंस पढ़ाया था 4-5 दिन पहले। ठीक है, मैं इसके नोट्स भी इसी में इंक्लूड कर दूंगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा बस।
यहाँ पे देखिए, चाइना डेप्लॉयड 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एंड डजन ऑफ शिप्स इन ताइवान स्ट्रेट। लोकेशन देख लेना जाके बस। वॉर फाइटिंग रेडीनेस, इवन यूके भी कह रहा है दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स वॉर फाइटिंग रेडीनेस, क्योंकि उनको ये लग रहा है दैट रशिया और ज़्यादा यहाँ से वायलेंट होगा आफ्टर दैट अटैक, ड्रोन अटैक बाय यूक्रेन। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, अब ऐसा लगता है कि ट्रम्प यूएसए ये चाहता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो यूक्रेन और रशिया की, बट कहीं ना कहीं जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये चाहती हैं कि चीज़ें चलती रहे और रशिया ऑक्यूपाई रहे यूक्रेन के साथ। ओके, क्योंकि अभी जो ड्रोन अटैक हुआ है वो अकेले यूक्रेन नहीं कर सकता, ट्रम्प मदद कर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ यूरोप जो बाकी मेंबर हैं नाटो के, इन्होंने ज़रूर पूरा मदद किया और इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, बिकॉज दे वांट कि ये जो वॉर है ये यूक्रेन की ही टेरिटरी पे होती रहे, हमारी टेरिटरी पे कोई परेशानी ना आए। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं वर्ल्ड में, सब चाहते हैं दूसरे लड़ते रहें, हम नहीं लड़ें। अगर आप यूएसए की हरकत देखोगे ना तो उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही रही हैं। पहले ईरान में उसने अच्छी भली रिजीम चल रही थी किंग की, उसको हटाया, और वहाँ से क्या हुआ, ईरान में रेडिकल लोग पावर में आए, ठीक है, शिया ग्रुप्स। फिर इन शिया ग्रुप से परेशान हुआ तो इनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए उसने सद्दाम को खड़ा किया, यूएसए ने। फिर सद्दाम वॉज एक्चुअली सुन्नी, ठीक है। फिर सद्दाम ने ये आइडिया दिया वर्ल्ड को कि हम लोग इतना ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी हमसे चलती है, तो वी कैन डिमांड एनी प्राइस। तब इनको लगा सद्दाम ज़्यादा आगे जा रहा है, ठीक है। फिर सद्दाम के इन सुन्नी से लड़ने के लिए इन्होंने शिया मिलिटियास खड़े किए। अब जब शिया मिलिटियास इनके लिए प्रॉब्लम बनने लगे, तब उन्हीं शिया मिलिटियास से लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खड़ा किया गया, दैट इज़ आईसिस। ओके, और ये सब यूएसए ने किया है, चाहे वर्ल्ड इसको माने ना माने, बट आईसिस को खड़ा करने में यूएसए का ही रोल है। अब ये हैं पूरे सुन्नी ग्रुप्स, ईरान है आज एक रेडिकल ईरान, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि अगर सच्चाई देखें तो दोनों ही यूएसए ने खड़े किए थे एक टाइम। ये ईरान अच्छा चल रहा था, अगर आप ईरान का रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ना 1979 वाला, तो ये बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी लिबरल था, सद्दाम भी अच्छा चला रहा था, वहाँ गद्दाफ़ी भी अच्छा चला रहा था। बट यूएसए ने अपनी पावर का मिसयूज़ इतना ज़्यादा किया है कि आज ये पूरा जो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में प्रॉब्लम है उस पूरे की जड़ यूएसए ही है। अब इन सबको फाइट करने के लिए ईरान ने अपने 3 प्रॉक्सीज खड़े कर दिए, हाउदी, हिजबुल्ला एंड हमास। ओके, और यहाँ पर इजराइल जैसा पावर था जिसको यूएसए ने अनकंडीशनली सपोर्ट दे दिया, तो अब ये वॉर और ज़्यादा बढ़ती चली गई। बट ये जितना आप देखेंगे ना, ये सारा सर्कल अगर आप देखेंगे तो इस पूरे की जड़ यूएसए ही रहा है। चलो स्पोर्ट्स वाला छोड़ते हैं, आज आईपीएल का फाइनल है, बट उसमें टाइम वेस्ट मत करना ज़्यादा। अच्छा, ये सब ना यहाँ पे ये बस इतना जान लो, एबॉमिनेबल मिस्ट्री क्या होती है, बाकी अंदर की और ज़्यादा डिटेल में मत जाना, ना तो पूछी जाएगी ना ही कुछ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से पहले ओशन में लाइफ शुरू हुई, ठीक है, फिर वहाँ से आगे बढ़ी, और उसके बाद समथिंग क्यूरियस हैपेंड इन 130 मिलियन ईयर एगो, जब फ्लावरिंग प्लांट्स पहली बार अपीयर हुए। अब अगर हम फॉसिल्स देखें फ्लावरिंग प्लांट्स के, तो हमें देखने को मिलता है कि डाइवर्सिफाई होना शुरू हुए रैपिडली अपनी एनाटॉमीज और हैबिटाट्स के रिस्पेक्ट में। The evolution is understood to be a gradual process, and the rapid emergence of diverse flowering plants has thus been a puzzle, और इसी पजल को चार्ल्स डार्विन ने कहा एबॉमिनेबल मिस्ट्री, क्योंकि सब निकले एक ही जगह से थे। अराउंड लास्ट 450 मिलियन ईयर्स द प्लांट स्लोली इवॉल्व फ्रॉम फ्रेश वाटर एल्गी and move from aquatic ecosystem to the moist land to drier land, and their life cycle also changed significantly। तो ये जो चेंजेस हुए इनमें, जो डाइवर्सिटी डेवलप हुई इन टर्म्स ऑफ देयर एनाटॉमीज एंड हैबिटाट्स, इसी को कहा जाता है एबॉमिनेबल मिस्ट्री। ओके, बाकी ये सब आपके काम का नहीं है, इसको मत जानो, कोई सेंस नहीं बनता उसका। फाइटोप्लैंक्टन ओवरफेड ऑन द आयरन एंड दिस इज डिप्लीटिंग द ओशन न्यूट्रिएंट्स फास्टर। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज ऑल्टरिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। The iron released due to human activities enhances the spring phytoplankton blooms and speed up the rate at which nutrients are consumed। तो ये क्या कर रहा है, ये ओशंस को बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट पुअर बना रहा है। ओके, और ये सब हमने स्टडी किया सैटेलाइट डेटा से। अब यहाँ पे बस एक ये चीज़ याद रख लेना, ओशियन कलर क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। अगर कभी पूछा तो पूछा, नहीं तो ऐसा कुछ ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ओके,
सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मैं आपके साथ लैंडस्लाइड कवर कर दूंगा। ओके, हम आपके साथ मेंस में लैंडस्लाइड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको अभी नोट्स थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दूंगा अबाउट दी हाइपरटेंशन और दूसरा डायबिटीज़, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आता है और मेंस में भी, और एनजीटी पे एक शॉर्ट नोट हम लोग ज़रूर करेंगे अभी, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।